नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन जारी है। आज 2 बैठकें हुई हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट के नेताओं की बैठक हुई। ये सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों की पहली बैठक है। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा है कि हम एकजुट हैं और हमने महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चर्चा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रकाश अंबेडकर गठबंधन में रहेंगे। ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुन कर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर कितने? वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। उधर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि बहुत कुछ सही दिशा में हो रहा है, अच्छी बातचीत चल रही है। Well, and when the things are going in the right direction, you don't need a long time to be persuading each other. We are on the same page. We are very. I feel that we were able to communicate very well. We all, both sides, know UP very well, and therefore it didn't require a long introduction and things of that nature. We've had an excellent meeting, and we've tried to understand the broad parameters, and we will now move forward. In the next couple of days, we'll move forward to specifying how the seat distribution can be done, and then we'll take a final call. उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक समाप्त हुई है और ये बैठक आधे घंटे से भी कम चली है। 12 जनवरी को फिर बैठक होने की संभावना है। आज की बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव और जावेद अली खान पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे और आराधना मिश्रा मौजूद रहीं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, तो क्या निकल कर आया? बहुत कम देर चली है बैठक। जी, बताया ये गया कि महाराष्ट्र की बैठक जो करीब 1 से 1.5 घंटे चलनी थी वो करीब 2.5 घंटे तक चल गई और इसलिए उसके बाद संभवतः कुछ नेताओं को कुछ पहले से एंगेजमेंट्स थे तो उस मीटिंग को कर्टेल किया गया है। और रामगोपाल यादव ने मीटिंग के बाद कहा कि 12 जनवरी को फिर से सभी दलों के नेता बैठेंगे और उस दिन इस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो संभवतः यही वजह है, इसलिए आधे घंटे से भी कम बातचीत चली है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो वहाँ संजय राउत ने बैठक के बाद ये ज़रूर कहा कि सीटों पर सहमति बन गई है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, पूरा मामला सुलझा लिया गया है। और अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना इस पूरे गठबंधन में महाराष्ट्र में सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। सबसे ज़्यादा सीटें उसे लड़ने के लिए मिलेगी और उम्मीद है कि उसे 16 से 18 सीटें मिले और कांग्रेस और एनसीपी को 14 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की एक पार्टी है महावंचित अघाड़ी, उसको भी 2 सीटें दिए जाने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि अगर शिवसेना को 18 सीटें मिलती हैं तो उसमें 2 सीटें संभवतः वो राजू शेट्टी और शेटकारी संगठन, ये भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको चाहती हैं तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन की कि वो भी उनके पाले में आए, तो उनको भी संभवतः 1-1 सीट दिया जाएगा। तो अगर उनको भी सीटें मिलती है तो शिवसेना को अपने कोटे से उनको सीटें देनी होंगी। तो मूलतः जो संजय राउत का दावा है कि सीटों पर समझौता हो गया है, अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो अभी तक यही है कि सबसे ज़्यादा सीटें शिवसेना को मिलेंगी महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। गुजरात को बिजनेस का प्रीमियर डेस्टिनेशन बनाने में इस समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने रोड शो भी आज किया। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गुजरात पहुंचे हुए थे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री ने एक बड़ा रोड शो भी किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अब हैरान करने वाली खबर, एक मां द्वारा अपने 4 साल के बेटे की हत्या के मामले ने
हैरान कर दिया है, सकते में डाल दिया है। महिला एक कंपनी की सीईओ है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोवा में हत्या के बाद बेटे के शव को सूटकेस में रखकर वो बेंगलुरु ले जा रही थी, लेकिन होटल के एक कर्मचारी और पुलिस की सूझबूझ से उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस महिला पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद उसकी लाश सूटकेस में रखकर उसने गोवा से बेंगलुरु का सफर शुरू किया, लेकिन होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ के लोगों को खून देखकर शक हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में पाया कि जब वो शनिवार को आई थी तो उसके साथ एक बच्चा था, लेकिन सोमवार को जाते वक्त बच्चा उसके साथ नहीं दिखा। शक हुआ तो पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की मदद से इस महिला से बात की, तो उसने पुलिस को बताया कि बच्चे को उसने अपने दोस्त के यहाँ भेजा है। उसने जो एड्रेस दोस्त के घर का दिया वो गलत निकला, तो पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को पुलिस स्टेशन जाने को कहा, जहां डिक्की में रखे लगेज में बच्चे की लाश मिली। तब तक टैक्सी गोवा से दूर कर्नाटका के चित्रदुर्गा पहुंच चुकी थी। आईमंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन में होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। बंगाल की रहने वाली इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि पति के साथ तलाक को लेकर चल रही अदालती कार्रवाई में मामला बच्चे की कस्टडी को लेकर भी उठा। कस्टडी पिता को भी दी गई, जिससे वो नाखुश बताई जा रही थी। जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ व्हिच शी वाज वेरी अनहैप्पी। फिलहाल आरोपी महिला को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि उसकी हत्या कैसे की गई, लेकिन सरसरी तौर पर लगता है कि हत्या गला घोंटकर की गई। ये यकीन करना मुश्किल है कि एक मां ने अपने 4 साल की बेटी की हत्या कर दी। हद तब हो गई जब सूटकेस में लाश रखकर गोवा से बेंगलुरु का सफर शुरू किया। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की सीईओ है, गोवा से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव ईडी की चार्जशीट में आरोपी हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर पेश की गई इस पहली चार्जशीट में हाल में गिरफ्तार अमित कात्याल को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी के मुताबिक अमित AK इन्फोसिस कंपनी के प्रमोटर हैं और लालू यादव के परिवार के काफी करीबी हैं। इस कंपनी के अधिकतर शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हैं। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। आरोप है कि करोड़ों की ये प्रॉपर्टी भी औने पौने दाम में ली गई थी। इस मामले में ईडी दिसंबर 2023 में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों पूछताछ के लिए नहीं आए। ईडी इनके परिसरों में छापेमारी भी कर चुकी है। ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से कई शहरों में उनकी जमीन ली गई। सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर मई 2022 में केस दर्ज किया था। उस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियां सभी जमानत पर हैं। अब ईडी की चार्जशीट ने लालू के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अदालत 16 जनवरी को
चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात मौसम की। इस साल पहाड़ों में बर्फ और बारिश की कमी चिंता का विषय बनते जा रही है। अमूमन इस समय तक हमारे पहाड़ों में बर्फ ढके नजर आते हैं, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सूखा सा पड़ा हुआ है। हम तस्वीरें आपको स्क्रीन पे जाके दिखाएंगे। गुलमर्ग में पिछले साल के मुकाबले बर्फ बहुत कम पड़ी है। 2023 और 2024 की एक तस्वीर है, दिखाते हैं आपको किस तरह 2023 में यहाँ पर इतनी बर्फ़ थी, लेकिन अब 2024 में नहीं है। ये दो तस्वीरें हैं, देख सकते हैं पिछले साल और इस साल में कितना अंतर आ गया और इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 ज़िले कम बारिश और बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं, तो उत्तराखंड में 11 में से 8 ज़िलों में कम बारिश हुई है और इससे हमारे किसानों को पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ दिन से बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। पंजाब, हरियाणा में भी कम बारिश का असर है और मौसम के बदलते मिजाज का किसानों पर सीधा असर पड़ रहा है। और आज हमने कार्यक्रम में जो स्काईमेट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से काफ़ी अंतर 85-80% के करीब कम ये बारिश हुई है। आइए सुनते हैं उनको। देखिए, थोड़ा बहुत तो फेरबदल जरूर मौसम में होता रहता है, लेकिन मिड दिसंबर के बाद ऐसा आशा बनी रहती है कि कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। कारण इसका देखिए, सब कुछ जो भी निर्भर करता है, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उनके ही फ्रीक्वेंसी जो है, उनका जो ट्रैक है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी इस सीजन में अभी तक कोई भी अच्छी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं नहीं देखने को मिली, जिसके कारण मैदानी भागों में भी यही हाल है। पंजाब, हरियाणा, उन क्षेत्रों में भी वर्षा नहीं हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में तो बर्फबारी बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, जिससे कि बहुत ही असर पड़ रहा है बहुत सारी गतिविधियों पे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि धीरे धीरे ये समय निकलता, जो बर्फबारी का असर इस समय पूरे स्टेट पर और आने वाले दिनों में होता है, वो अगर बर्फबारी लेट हो जाती है तो उसका उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। और अब देहरादून से खबर है। देहरादून के झाझरा इलाके में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस का असर पालतू जानवरों और पेड़ पौधों पर भी देखा गया। बताया जा रहा है कि एक खाली प्लॉट पर लंबे समय से क्लोरीन से भरे कुछ सिलेंडर पड़े थे, जिनमें से एक से गैस रिसी। गैस रिसाव की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमों के साथ एनडीआरएफ भी पहुंची। लीकेज को, जो ये लीकेज वाला सिलेंडर था, उसे पानी, उसको ज़मीन पे गाड़ दिया गया और डैमेज कम करने के लिए ऊपर से पानी डाला गया। अन्य 4 जो ऐसे सिलेंडर थे, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा या फिर वहीं पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये रिहायशी इलाका है, इसलिए तत्परता से कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के पेट लवर्स के लिए एक ज़रूरी खबर है। एमसीडी ने दिल्ली में पहला पेट क्रेमेटोरियम शुरू किया है। खास बात यह है कि यहाँ हिंदू रीति रिवाज से पेट का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। दिल्ली के द्वारका से ये रिपोर्ट। दिल्ली का पहला पेट क्रेमेटोरियम, इसे द्वारका सेक्टर 29 में एमसीडी ने शुरू किया है। दिल्ली एनसीआर में कुत्ता, बिल्ली वगैरह पालने वाले लोग अपने पेट की मौत होने पर उसे ससम्मान विदाई देने के लिए यहाँ ला सकते हैं। खास बात है कि यहाँ पालतू पशु का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होता है और दाह संस्कार सीएनजी से होता है। हालांकि लोग यहाँ अपने हिसाब से भी अपने पेट का दाह संस्कार करवा सकते हैं। इसमें कंट्रोवर्सी ना आए उसके लिए हमने कर दिया कि हमारे यहाँ एक सिस्टम फिक्स कर दिया जाए, क्रिमेशन वर्ड। अच्छा, क्रिमेशन जो है उसके लिए कोई संस्कार, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम कुछ नहीं है। इस पेट क्रेमेटोरियम में 2000 से 3000 रुपए देने होंगे। दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस की फीस अलग से। दिल्ली में अभी 5 से 6 कंपनियां पेट क्रिमेशन सर्विस देती हैं, जो पारंपरिक तरीके से दाह संस्कार के लिए 6000 से 7000 रुपए और बिजली से दाह संस्कार के लिए 9000 से 10000 रुपए लेती हैं। जब हम किसी पेट को पालते हैं, पालतू जानवर को पालते हैं, तो एक
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट सा हो जाता है। जब इतने साल ज़िंदगी के हम उस जानवर के साथ रहते हैं, पेट के साथ रहते हैं, तो क्यों ना उसकी जो अंतिम यात्रा है वो भी सम्मानपूर्वक हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पेट लवर्स को ध्यान में रखते हुए आज ई-क्रेमेटोरियम की हमने यहाँ से शुरुआत ऑफिशियल तरीके से कर दी है। लोग अपने पेट को कितना प्यार करते हैं ये देखना है तो हरिनगर के चावला पिता पुत्र को देखिए। मंगलवार सुबह ही इनके 13 साल के लैब्राडोर ब्रूनो ने दुनिया को अलविदा कहा। चावला साहब के बेटे का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सब्र इस बात का रहा कि उसकी अंतिम विदाई सम्मान से कर पाए। मेरे बेटे की इच्छा थी कि पापा इसका क्रिमेशन करवाएंगे, तो उसमें फिर इनसे बात हुई, इन्होंने बोला 3000 रुपीज़। अच्छा, तो दैट वाज ओके, मतलब चलो बेचारे की अंत्येष्टि तो एक समय से हो जाए। और दूसरा ये है कि एक जो हिंदू धर्म के हिसाब से हमने हिंदू धर्म के हिसाब से पाला है, हाँ, तो उसकी सम्मान करते हुए इसकी अंत्येष्टि के लिए हम यहाँ हैं। अंतिम संस्कार के बाद बची हुई अस्थियां परिवार को दे दी जाती हैं ताकि वो उनका विसर्जन कर सकें। पेट की याद में पौधा लगाने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। पेट यानी पालतू जानवर कुछ लोगों के लिए ये घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं, कुछ लोग तो इन्हें अपने बच्चे की तरह पालते हैं। और जब कोई इतना खास हो जाए तो उसको अंतिम विदाई सम्मानजनक तरीके से देनी तो बनती है, इसलिए ये सब व्यवस्था शुरू की जा रही हैं। दिल्ली के द्वारका से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज साल 2023 के खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को नवाजा गया। खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इस बार बैडमिंटन के चिराग शेट्टी और सात्विक की जोड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। भारतीय क्रिकेट मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी, अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट, ओजस देवताले को तीरंदाजी, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स, सुशील चानू को हॉकी, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और ईशा सिंह को शूटिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार।